हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सारा मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती थी। इसका बाप क्लर्क था और ये 8 बहन भाई थे। इतने बड़े कुंबे के लिए एक क्लर्क की तनख्वाह नाकाफी थी। इसके घर माली परेशानी रहती थी जिसका असर सब बच्चों पर पड़ता था, लेकिन सारा पर सबसे ज्यादा था क्योंकि वो समझदार और हसास ज्यादा थी। ज़ेबा, सारा और मैं बचपन की सहेलियां थी। मैं और ज़ेबा खुशहाल घराने से थी। हमने कॉलेज में दाखिला लिया तो वालिदैन को हमारी शादी की फिक्र लाहिक हो गई। सबसे पहले ज़ेबा की शादी हुई। मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया तब मेरी शादी हुई। मेरी शादी अपने कजिन से हुई। शौहर डॉक्टर थे, लिहाजा जिंदगी आराम से बिसर होने लगी। सारा की बारी सबसे आखिर में आई। चूंकि वो एक मामूली क्लर्क की बेटी थी, लिहाजा किसी ऊंचे घराने में उसकी शादी होना एक ख्वाब जैसी बात थी। इसकी शादी एक मसला ही बनी रही क्योंकि ये 8 बहनें थीं और 2 सबसे बड़ी थी। इसके वालिदैन जहेज भी नहीं दे सकते थे, लेकिन सारा चाहती थी उसकी शादी हमारी तरह अमीर घराने में हो। इसकी माँ बेटी के हर रिश्ते को रद्द कर देने की वजह से बहुत परेशान रहती। वो इससे समझाती कि बेटी, ज्यादा की हवस अच्छी नहीं, मगर इन बातों का सारा पर कोई असर ना होता था। खुदा की करनी के बिलाखिर सारा के लिए एक अमीर घराने का रिश्ता आ ही गया, लेकिन इस शख्स की उम्र 55 साल थी। 2 जवान बेटे थे जो बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे थे। बाप से भी बड़ी उम्र के आदमी से सारा शादी पर राजी न हुई और ये रिश्ता भी रद्द कर दिया गया। इसी तरह 4 साल मजीद गुजर गए। बिलाखिर समझा बुझाकर वालिदैन ने उसे इसके हम उम्र कजिन के साथ शादी करने पर राजी कर ही लिया। ये उनका अपना सगा भतीजा सफदर था। ग्रेजुएट था, अच्छी शक्ल के साथ मेहनती था और सारा के वालिद के महकमे में उनके साथ क्लर्क था। इस शादी की सारा को जरा भी खुशी नहीं थी। कार थी और ना नौकर चाकर, बस सफदर की मुख्तसर सी तनख्वाह में गुजर बसर करना थी। उसने हम सहेलियों को भी शादी में ना बुलाया। बहरहाल मोहब्बत की कदर उसके दिल में थी। जल्द ही इसने सफदर को मामूली तनख्वाह और तमाम कम मानियों समेत कबूल कर लिया और खुश रहने लगी। अलबत्ता शौहर को ये ज़रूर कहती थी कि सफदर, तुमको इतना तो कमाना पड़ेगा कि हम अपना एक अच्छा सा घर बना सकें। सफदर तो था ही मेहनती नौजवान। वो गलत काम करने से बहुत घबराता था और कनात पसंद था। सब कुछ बीवी के लिए बनाना चाहता था, अपने लिए कुछ नहीं खरीदता था। बहरहाल 5 साल सुकून से गुजर गए। इस दौरान उन्होंने बचत करके एक प्लाट खरीद लिया कि जब खुदा इस्तिताअत देगा तो इस पर अपना घर बना लेंगे। एक रोज सफदर के ऑफिसर ने इसको बुलाकर कहा कि मेरे इकलौते बेटे की शादी है। मैंने सारे स्टाफ को मदऊ किया है, तुम्हें भी माँ अहलो अयाल मेरी खुशी में शरीक होना है। उसने कार्ड घर आकर बीवी के हाथ में थमाया और कहा, बास ने मुझे बहुत इसरार से शादी में बुलाया है, हमने इस तकरीब में जरूर शरीक होना है। सारा ने खुशी खुशी कार्ड ले लिया, लिफाफे से निकाल कर पढ़ा और फिर मुंह बनाकर एक तरफ डाल दिया। इसकी शक्ल पर 12 बज रहे थे। बीवी की रोनी सूरत देखकर उसने पूछा, क्या बात है, तुम कार्ड देखकर खुश नहीं हो? जब मेरे पास अच्छा लिबास और महफिल के मुताबिक पहनने के लिए ज़ेवरात ही नहीं तो मैं ऐसी शानदार तकरीब में कैसे शिरकत कर सकती हूँ? सफदर के दिल को चोट पहुंची। बोला, तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे जूड़े हैं, तुम उनको पहनकर बेहद खूबसूरत लगती हो। अभी पिछले दिनों ही तुमने जो जोड़ा बनवाया था, इसी को पहन लो। वो बहुत अच्छा और कीमती जोड़ा है, ताई ने गिलगित से ला कर दिया था तुमको। रहने दो अपनी ताई का तोहफा। ऐसे कपड़े लोगों के आम लिबास होते हैं जिसको तुम कीमती कह रहे हो। तुमने मेरी सहेली ज़ेबा का वार्डरोब नहीं देखा, आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये मुझे नीचा दिखाने का कौन सा वक्त है? इसका शौहर करोड़पति है और मैं एक क्लर्क हूँ। मेरा इसका क्या मुकाबला? तो कार्ड भी अपने जैसे लोगों की शादी के कबूल किया करो। बड़े लोगों के दावतनामे क्यों ले आते हो? जो टाई वाला जोड़ा तुम पहनने को कह रहे हो, मेरे पास उसकी मैचिंग का जेवर नहीं है। सफदर, तुम समझते क्यों नहीं? कुछ देर तो सफदर सोचता रहा कि क्या करे। शादी में जाना भी लाजिम था।
बास ने फ़ोन करके कहा था कि अपनी फैमिली को भी ज़रूर लाना, लिहाजा अब बास की खुशी में शरीक ना होना बुरी बात थी। इत्तेफाक के इसी वक्त ज़ेबा का फ़ोन आ गया और सारा इससे बातें करने लगी। बातों बातों में उसने शौहर के बास के घर शादी में जाने का मसला भी बता दिया। तभी ज़ेबा ने कहा कि मेरे घर आ जाओ और जो जोड़ा पसंद आए ले जाओ। थोड़ी देर ही की तो बात होती है शादी में कपड़े जेवर पहनने की, भला ये भी कोई मसला है? ज़ेबा की बात सफदर ने सुनी। उसने कहा, ज़ेबा से तुम्हारी बचपन की दोस्ती है, तुम उसके पास चली जाओ और अपनी पसंद का एक जोड़ा और जेवर मांग लो। क्या तुम इससे नहीं मांग सकती? बेशक मांग सकती हूँ, और वो तो खुद देने को कह रही है। अगरचे मैंने आज तक इससे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग लेती हूँ क्योंकि ये तुम्हारे बास के घर की शादी है और बकौल तुम्हारे इसने इसरार करके अपनी खुशी में बुलाया है तो जाना ही होगा। इसी वक्त सारा अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर ज़ेबा के घर चली गई। ज़ेबा इसे अपने वार्डरोब के पास ले गई और लिबास दिखाने लगी। कहने लगी, ये सब नए फैशन के हैं, उन्हीं दिनों सिलवाए हैं, जो तुमको पसंद आए ले लो। सारा ने एक जोड़ा निकाल लिया, शोख रंग नफीस कपड़े का, जिस पर निहायत खूबसूरत काम बना हुआ था। ज़ेबा ने इसके साथ का पर्स और सैंडल भी निकाल कर दिए, फिर सेफ खोल कर सोने के कई जेवरात निकाल कर सारा के सामने रख दिए। बोली, मैच कर लो और पसंद कर लो, इसमें से कौन सा जेवर इस जोड़े के साथ पहनोगी। फिर उसने खुद ही एक जेवर मुंतखब करके उसे दिया। कहने लगी, ये वाला ठीक रहेगा। सारा कमरा जेवरात की चमक से रोशन हो गया। ऐसा जेवर सारा ने कभी नहीं देखा था। वो दंग रह गई। क्या ये जेवर ले जाऊं? इसने झिझकते हुए पूछा। हाँ मां, ले जाओ, जरा एहतियात से, ये काफी कीमती है। ये कहकर ज़ेबा ने सारी चीजें पैक करके एक छोटे से बरीफ केस में रखकर सारा के हवाले कर दी। बस फिर सारा की खुशी का क्या ठिकाना था, जैसे एक जहान की खुशी उसे मिल गई हो। उसने ये भी ना सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, एक मामूली क्लर्क की बीवी के पास इतना कीमती लिबास और बेशकीमत ज़ेवरात कहाँ से आए हैं। अगले दिन रात को तैयार होकर वो शादी में पहुंची। वो वाकई इतना खूबसूरत लिबास और जेवरात पहने हुए थी कि बड़े बड़े अमीर घरानों की बेगमात की नजरें इस पर ठहर जाती थी। तकरीब के इख्तिताम पर तकरीबन रात के 2 बजे वो घर को रवाना हुए। सफदर खौफजदा था कि घर का फासला मोटरसाइकिल पर तय करना है और बीवी ने पराए जेवरात पहन रखे हैं। आधी रात का वक्त है, खुदा खैरियत से घर तक पहुंचा दे। तमाम रास्ता इसने दुआ करते हुए तय किया। बहरहाल वो खैरियत से घर पहुंच गए। इस वक्त रात के 3 बज चुके थे, मगर खैरियत कहाँ। घर पहुंचकर सारा ने आईने के सामने वो चादर उतारी जो तमाम रास्ता लपेटे हुए आई थी। जो ही इसने चादर को कांधों से हटाया, एक चीख मारे। हार उसकी गर्दन में नहीं था, वो न जाने कहाँ गिर गया था। शादी हाल में रास्ते में उसने खौफ और मायूसी के मिले जले तासुरात के साथ शौहर की तरफ मुड़कर देखा और बोली, मेरे से हार किसी जगह गिर गया है, अब मैं ज़ेबा को क्या जवाब दूंगी। वो आंसू बहा रही थी और शौहर भी सर पकड़े बैठा था। अगले रोज उन्होंने ज़ेवरात का डिब्बा लिया और इसी जौहरी के पास गए जिसका पता डब्बे की पुश्त पर लिखा हुआ था। उन्होंने डब्बे में रखे झुमके और अंगूठी दिखाकर कहा कि ऐसा ही जेवर चाहिए। वो दरअसल इसकी कीमत मालूम करना चाहते थे। जौहरी ने जो कीमत बताई वो इतनी ज्यादा थी कि वो खुद को फरोख्त करके भी यह कीमत अदा नहीं कर सकते थे। इस जेवर में असल नगीने जुड़े हुए थे। वो वापस आ गए। इसी वक्त सफदर एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गया और फौरन ही अपने प्लाट का सौदा करना चाहा। डीलर बोला, अभी के अभी प्लाट बेचोगे तो असल कीमत से कम पैसे मिलेंगे। आपके प्लाट की कीमत बढ़ चुकी है, सब्र करके बेचो तो ज्यादा कीमत मिलेगी। यह सुनकर सारा अपने वालिद के पास गई और उनको तमाम अहवाल से आगाह किया। उन्होंने भी रिटायरमेंट के बाद जो रकम मिली थी इसके पैसों से एक प्लाट लेकर डाल दिया था। कहने लगे, मेरा एक दोस्त प्रॉपर्टी डीलर है, इससे बात करता हूँ। 2-4 दिन में अपना और तुम्हारा प्लाट बेहतर दामों बिकवा देता हूँ।
रकम तुम इस खातून को दे दो क्योंकि उसने दोस्ती पर एतबार किया। इज्जत और दोस्ती से बड़ी कोई चीज नहीं। इतनी जल्दी प्लाट न बिक पाए, लेकिन सारा के ताया जो खासे पैसे वाले थे, जब भाई की मुश्किल का उनको इल्म हुआ, उन्होंने हार की कीमत की रकम उनको देकर कहा, ये उधार समझ कर ले लो और जब तक अदा न करोगे प्लाट मेरा रहेगा। जब कर्जा अदा कर दोगे तो अपने प्लाट के हकदार हो जाओगे। ये समझो सारा कि मैंने तुम्हारा और तुम्हारे वालिद का प्लाट अपने पास गिरवी रख लिए हैं। सारा की तो जान पर बनी थी। इसने ताया से रकम पकड़ी और जौहरी के पास जाकर दोनों मियाँ बीवी हार खरीद लाए। अंगूठी और झुमके तो मौजूद थे। इस दौरान ज़ेबा मैके चली गई थी। जब वो हफ्ते बाद घर लौटी तो सारा ने फोन करके कहा, क्या मैं अब तुम्हारी अमानत देने आ जाऊं? वो बोली, हाँ जाओ, अम्मा की तबीयत ठीक न थी इसीलिए मैं मैके चली गई थी। तुमने फोन किया तो होगा, मैं उठा ना पाई, घर पर जो नहीं थे। ये सुनकर सारा की जान में जान आई कि उधर से भी इज्जत रह गई थी। सफदर बेचारा बहुत खौफ ज़दा था। वो इन तकालीफ के बारे में परेशान था जो बीवी की वजह से अब जिंदगी में पेश आने वाली थी। अच्छी भली पर सुकून जिंदगी सारा की झूठी नमूद व नुमाइश की ख्वाहिश की भीन चढ़ गई। अब घर में वो पहले जैसा सुकून और मोहब्बत भी ना रही। इसके बाद की जिंदगी में दुख ही दुख भर गए थे। बदकिस्मती से इसका मुस्तकबिल कांटों भरा हो गया। पहले जो सफदर की तनख्वाह थी वो खुद पर खर्च करते थे, अब कर्जा अदा करना था और कर्जा तो फिर कर्जा होता है। अब सारा को एहसास हुआ कि उसने अपने खावंद को किस तरह मुसीबतों के पहाड़ तले दबा दिया है। सफदर के वालिद ने अपना घर किराए पर उठा दिया और खुद ये सब एक कच्ची आबादी के छोटे से मकान में किराए पर रहने लगे, जहां न गैस की सहूलत थी और न पानी की। कच्ची आबादी में गंदे पानी के जोहर और मच्छरों की बहुतायत थी। तमाम रात सभी सुकून की नींद को तरसते थे, लेकिन कर्ज की लानत से निजात पाने के लिए ये सब तो सहना था। अब सारा रोज टोकरी उठाकर सब्जी और कस्साब की दुकान पर जाती और एक एक पाई के लिए झकझक करती। शौहर रात गए तक काम करता और बाप बच्चों के स्कूल के सामने खोखा लगाकर बिस्कुट टाफियां बेचने लगा। बहरहाल उन्होंने बहादुरी से हालात का मुकाबला किया और जिंदगी में सख्त कामों के साथ जीना सीख लिया। वो 7 साल तक गुर्बत के गुलाम बने रहे। बिलाखिर उन्होंने तायाजी का कर्ज उतार दिया। इस वक्त तक प्लाटों की कीमत भी दुगनी चौगनी हो गई और ये उन पर मकान तामीर करने लायक हो गए। भला हो तायाजी का कि प्लाट अपने पास गिरवी रखकर उनको इस वक्त कोड़ियों के मोल बकने से उन्होंने बचा लिया था। इसीलिए तो कहते हैं कि बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। लेकिन यह भी सच है कि नमूद व नुमाइश में मुब्तला औरतें न सिर्फ अपनी जिंदगी की खुशियां दा पर लगाती हैं, बल्कि शोहरों के लिए भी नित नई परेशानियां पैदा कर देती हैं। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।